लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रिपिंग रेशियो के डिफरेंट टाइप्स देखे। उसी में से एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रिपिंग रेशियो है ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो, जिसको डिटेल में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले लास्ट वीडियो का कुछ कन्फ्यूजन है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में कुछ लोगों को डाउट था कि मैंने स्ट्रिपिंग रेशियो 1:7 लिखा है, जबकि फॉर्मूले में स्ट्रिपिंग रेशियो बेस्ड अपॉन ओर है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका मतलब यह होना चाहिए कि 7 टन ओर या कोल को निकालने के लिए हमें 1 टन वेस्ट निकालना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है। रेशियो को हम उल्टा भी लिख सकते हैं, बट मेन बात जो ध्यान रखनी है वो है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 1 यूनिट ओर को निकालने के लिए जितने यूनिट वेस्ट को निकालना पड़ता है, यही स्ट्रिपिंग रेशियो है। फिर चाहे 1 को न्यूमरेटर में लिख दें या डिनोमिनेटर में, हमारा अंडरस्टूड होना चाहिए कि 1 यूनिट ओर को रिप्रेजेंट कर रही है और 7 यूनिट वेस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। एक सिंपल एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं। जैसे कि मैं बोलूं कि 1 सेकेंड में मैं 5 मीटर दौड़ लेता हूं, तो इसका मतलब यह है कि मेरे टाइम और डिस्टेंस का रेशियो 1:5 है। या फिर मैं यह कह सकता हूं कि मैं 5 मीटर हर 1 सेकेंड में तय कर लेता हूं, तो अब मेरा डिस्टेंस एंड टाइम का रेशियो 5:1 है। इन दोनों केस में 5 यूनिट मेरी डिस्टेंस शो कर रही है एंड 1 यूनिट मेरे दौड़ने का टाइम शो कर रही है। इन अ सेम वे 7:1 एंड 1:7 भी एक चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ 7 यूनिट्स वेस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है एंड 1 यूनिट ओर एंड कोल को रिप्रेजेंट कर रही है। बस याद रखना है तो डेफिनेशन। यहाँ यूनिट्स कुछ भी हो सकती हैं। हम वेस्ट एंड ओर को टन पर टन ले सकते हैं, मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब भी ले सकते हैं, मीटर क्यूब पर टन भी ले सकते हैं, बट मोस्टली हम वेस्ट को मीटर क्यूब में मेजर करते हैं और ओर एंड कोल को टन में। उसका एक रीज़न है कि वेस्ट में कई तरह के मटेरियल मिक्सड होते हैं, जैसे ग्रेवल्स, क्ले, पेबल्स, सैंड्स, लाइमस्टोन्स, चॉक्स एटसेट्रा। इन अलग अलग मटेरियल के कारण उनकी डेंसिटी भी अलग अलग होती है। इसी कारण से वेस्ट को मीटर क्यूब में रखते हैं और कोल एंड ओर के केस में हमें डेंसिटी नोन होती है, सो कैलकुलेशन थोड़ी इजी रहती है। मोस्टली स्ट्रिपिंग रेशियो हम मीटर क्यूब पर टन पर लेते हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा मीटर क्यूब पर टन ही हो। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इसकी डिफरेंट यूनिट्स डिफरेंट टाइम पर हो सकती हैं। नाउ ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो को जानने से पहले हमें इंस्टेंटेनियस स्ट्रिपिंग रेशियो को जानना जरूरी है। इंस्टेंटेनियस स्ट्रिपिंग रेशियो बी स्ट्रिपिंग रेशियो का एक टाइप है जिसे ISR कहते हैं, जो हमें पूरी माइंस के बजाय एक स्लाइस या स्ट्रिप का स्ट्रिपिंग रेशियो बताता है। बेसिकली वन वर्ड में बोलूं तो किसी पर्टिकुलर एरिया का मुझे स्ट्रिपिंग रेशियो जानना है तो वह इंस्टेंटेनियस स्ट्रिपिंग रेशियो होगा। यहाँ स्ट्रिप का मतलब है एक रेक्टेंगुलर पट्टी, और उस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप में जो वेस्ट और ओर का रेशियो है वही इंस्टेंटेनियस स्ट्रिपिंग रेशियो कहलाता है। और पूरे एक माइन में इसी तरह के कई स्ट्रिप होते हैं, और जितने स्ट्रिप होते हैं उतने ही इंस्टेंटेनियस स्ट्रिपिंग रेशियो होते हैं। आइए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इस फिगर में एक स्टीपली इंक्लाइंड टेबुलर कोल सीम है जो कि सरफेस से 45 डिग्री इंक्लाइंड है। ऐसा हमने सपोज किया। कोल सीम दोनों साइड से वेस्ट से घिरी है। इजी कैलकुलेशन के लिए हम एक साइड के वेस्ट को ही कंसीडर करेंगे, ताकि हम मैथ की कैलकुलेशन में घुसने के बजाय ISR को अच्छी तरह से समझ सके। ISR कई फैक्टर्स में डिपेंड करता है, जैसे इकोनॉमिक्स हो गई, इंजीनियरिंग हो गया, प्रोडक्शन हो गया एंड मैनी मोर। इस कैलकुलेशन के लिए हम इन सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट समझते हैं, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। अब जैसा कि फिगर में दिख रहा है कि कोल सीम टेबुलर है एंड सेम साइज थ्रू आउट द डेप्थ है। नाउ लेंथ ऑफ कोल, जिसको हमने LC से डिनोट किया है, वो डेप्थ के साथ सेम लेंथ है, बट वेस्ट के केस में ऐसा नहीं है। डेप्थ के साथ लेंथ ऑफ वेस्ट, जो कि LW से डिनोटेड है, इंक्रीज होते जा रही है, और यही सेम चीज कोल में इंक्रीज नहीं हो रही है। जो लेंथ शुरुआत में है वो थ्रू आउट द डेप्थ वही लेंथ कोल के केस में है, बट वेस्ट के केस में ऐसा नहीं है। वेस्ट के केस में क्या है कि लेंथ ऑफ वेस्ट जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रहा है, और यही मेन रीजन होता है कि जैसे जैसे हम ओपन कास्ट में एडवांस होते जाते हैं, स्ट्रिपिंग रेशियो हमेशा बढ़ते जाता है। तो अब इसी चीज को हम प्रैक्टिकली प्रूव करते हैं एक एग्जांपल से। सपोज करो मैंने 4 स्ट्रिप सेम विड्थ एंड सेम थिकनेस की एक के बाद एक परपेंडिकुलरली वेस्ट और कोल पर साइमल्टेनियसली डाली। यहाँ पर स्ट्रिप की विड्थ, थिकनेस दोनों सेम है, बट स्ट्रिप की लेंथ कोल एंड वेस्ट दोनों के लिए अलग अलग है। सपोज वेस्ट में स्ट्रिप की लेंथ LW1, LW2, LW3 एंड LW4 रिस्पेक्टिवली है, एंड कोल में LC1, LC2, LC3 एंड LC4 रिस्पेक्टिवली है। बट हमें पता है कि कोल सीम टेबुलर है, सो लेंथ ऑफ स्ट्रिप यहाँ पे सभी सेम होंगे। सो LC1, LC2, LC3 एंड LC4 चारों को हम LC के बराबर एज्यूम कर सकते हैं। अच्छे से समझने के लिए मैंने एंड कोल के स्ट्रिप को अलग अलग प्लॉट किया। जैसा कि इस फिगर में दिख रहा है, लेफ्ट वाले वेस्ट के स्ट्रिप हैं एंड जिसकी लेंथ लगातार बढ़ती जा रही है, एंड राइट वाले कोल सीम की स्ट्रिप हैं जिनकी लेंथ टेबुलर सीम होने के कारण कांस्टेंट है।
मैथ्स की कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए मैंने सारे स्ट्रिप की विड्थ एंड थिकनेस को सेम एज्यूम किया था एंड लेंथ वेरी कर रही थी। सपोज सभी स्ट्रिप की विड्थ 7 मीटर है एंड सभी स्ट्रिप की थिकनेस 5 मीटर है। सो यहाँ पे विड्थ एंड थिकनेस सेम है बट लेंथ सबकी अलग है। यहाँ कोल की स्ट्रिप की लेंथ सेम है तो मैंने मान लिया कि सारे स्ट्रिप की लेंथ 10 मीटर है एंड वेस्ट की स्ट्रिप की लेंथ जो कि लगातार इंक्रीज हो रही है उसे मैंने 15, 20, 25, 30 रिस्पेक्टिवली एज्यूम कर लिया। नाउ कैलकुलेशन को थोड़ा और इजी बनाने के लिए हम दोनों की डेंसिटी को भी सेम मान लेते हैं। सो डेंसिटी ऑफ कोल एंड डेंसिटी ऑफ ओर इस केस में दोनों सेम है। सो रो सी इज इक्वल्स टू रो डब्ल्यू को हम 1 kg पर मीटर क्यूब कंसिडर कर लेते हैं। अब सारे स्ट्रिप का ISR कैलकुलेट करने के बजाय हम फर्स्ट स्ट्रिप का ISR पहले कैलकुलेट करते हैं। ISR का फॉर्मूला सेम है, वेस्ट अपॉन ओर। यहाँ मैंने वेस्ट को टन में ले लिया ताकि कैलकुलेशन और इजी हो जाए। नाउ सेकेंड स्टेप में मैंने दोनों का वॉल्यूम निकाला। वॉल्यूम निकालने के बाद मैंने उनकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। सो वॉल्यूम निकालने के लिए हमें 3 फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है, थिकनेस, लेंथ एंड विड्थ। जैसे कि हमने स्ट्रिप जो कंसीडर किया था उस पे जो थिकनेस थी उसको मैंने 1 माना था एंड उसकी जो विड्थ थी उसको भी मैंने 1 माना था। सो थिकनेस यहाँ 7 मीटर थी, हमने 7 मीटर पुट कर दिया। विड्थ हमने 5 मीटर कंसीडर किया था, सो 5 मीटर भी पुट कर दिया। नाउ डेंसिटी में आते हैं तो डेंसिटी भी दोनों की एक थी, 1 kg पर मीटर क्यूब, वो भी पुट कर दिया। सो अब बचता है LW एंड LC जो कि लेंथ है स्ट्रिप की। नेक्स्ट स्टेप में हमने जो भी फैक्टर्स कट रहे थे उन सबको काट दिया। सो LW एंड LC हमने यहाँ पे बचा दिया। सो यहाँ पे हमें एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला मिल गया जो कि लेंथ फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। सो फर्स्ट केस में आते हैं हम स्ट्रिप 1 में, जहाँ पे वेस्ट की स्ट्रिप की लेंथ 15 मीटर है एंड कोल के स्ट्रिप की लेंथ 10 मीटर है। हम दोनों को रिस्पेक्टिवली पुट करते हैं उनके प्लेस पे और हमें फर्स्ट स्ट्रिपिंग रेशियो मिल जाता है 1.5 स्ट्रिप 1 का। सेकेंड स्ट्रिप में वेस्ट की लेंथ जो है वो 20 मीटर है, यानी इंक्रीज हो गई थोड़ा, और जो कोल की लेंथ है वो ऑब्वियसली पहले के जैसे 10 मीटर है। हम फिर से उनके रिस्पेक्टिव प्लेस में उनको पुट करते हैं और हमें सेकेंड स्ट्रिप की स्ट्रिपिंग रेशियो 2.0 मिलती है। अगेन थर्ड स्टेप में हमने 25 एंड 10 पुट किया और हमें 2.5 मिलता है। फोर्थ स्टेप में लेंथ 30 है एंड कोल की लेंथ 10 मीटर है, सो अगेन पुट करने पे हमें स्ट्रिपिंग रेशियो 3.0 मिलता है। इस तरह हम सारे स्ट्रिप के इंस्टेंटेनियस स्ट्रिपिंग रेशियो को फाइंड कर लिया। तो हमने देखा कि लेंथ के अलग होने बस से चारों स्ट्रिप के ISR में कितना फर्क पड़ा, जबकि सारे फैक्टर्स हमने कांस्टेंट कंसीडर किया था। जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होती गई ISR बढ़ता गया। तो सोचो अगर सारे फैक्टर्स की रियल वैल्यू को पुट कर दिया जाए तो ISR में काफ़ी डिफरेंस होगा। सो लेंथ अलोन कैलकुलेट करने से हम ट्रू ISR कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ये तभी वैलिड होगा जब डेंसिटी डिफरेंस नॉमिनल हो और एक रफ एस्टिमेशन लगाना हो तो भी हम इसका यूज कर सकते हैं। बट रियल वर्ल्ड में एक स्ट्रिप में जो वेस्ट होता है उसमें हजारों तरह के मिक्सचर होते हैं। तो अगर मोर एक्यूरेट आंसर चाहिए तो हमें वो सारे फैक्टर्स इंक्लूड करने होंगे, तभी हमें जाकर एक रियल वैल्यू मिलेगी। इसका एक जनरलाइज्ड फार्मूला है जो कि स्क्रीन में शो रहा है। इस फार्मूले से हर एक स्ट्रिप में अलग अलग वेस्ट मटेरियल की वैल्यू कैलकुलेट करके ISR निकाल सकते हैं। आजकल तो कई सॉफ्टवेयर हैं जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर देते हैं, जैसे कि लर्च एंड ग्रॉसमैन ने कई एल्गोरिथम सेट किए हैं जो कि सिर्फ इनपुट डालने से ही स्ट्रिपिंग रेशियो कैलकुलेट कर देते हैं। हमने हर स्ट्रिप का ISR लिखकर एक पिट प्रिपेयर किया जो कि फिगर में दिख रहा है। यहाँ से शुरुआत होती है BESR की। BESR यानी ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो। हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी भी चीज़ का जब नाम दिया जाता है तो कोई ना कोई रीजन उस पर जरूर छुपा होता है। सेम BESR में लास्ट के 2 वर्ड का मतलब तो हमें पता है कि स्ट्रिपिंग रेशियो होता है, बट फर्स्ट 2 वर्ड BE का मतलब होता है ब्रेक इवन। ब्रेक इवन बेसिकली एक पॉइंट होता है जहाँ पर प्रॉफिट 0 होता है। सो BESR भी एक ऐसा स्ट्रिपिंग रेशियो होता है जिस रेशियो पर प्रॉफिट 0 होता है। इसे भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हमारे पास 3 केस हैं। फर्स्ट केस में आप एक 10 रुपए की पेन लेते हैं और उसे 15 रुपए में बेच देते हैं, तो इस केस में हमें 5 रुपए का प्रॉफिट होता है। अगेन सेकेंड केस में उसी 10 रुपए की पेन को हम 5 रुपए में बेच देते हैं, तो इस केस में हमें 5 रुपए का लॉस होता है। एंड लास्ट केस में हम उस 10 रुपए की पेन को 10 रुपए में ही बेच देते हैं, तो इस केस में हमें ना तो प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है। सो यहाँ पे 10 रुपए एक ब्रेक इवन प्राइस है। अगर इससे ऊपर जाओगे तो प्रॉफिट होगा और अगर इससे नीचे जाओगे तो लॉस होगा। इस पॉइंट पे हमें ना तो प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा।
कुछ ऐसा ही सरफेस माइन प्लान करते समय हम माइन के लिए डिसाइड करते हैं कि हमारी माइन प्रॉफिटेबल है, कि हमारी माइन लॉस में जा रही है, या हमारी माइन किस पॉइंट पर ना तो प्रॉफिट में रहेगी ना ही लॉस में रहेगी। सो BESR यूजुअली हमें क्लियर डायरेक्शन देता है कि यहाँ सरफेस माइन प्रॉफिटेबल है या नहीं है। साथ ही साथ अल्टीमेट पिट लिमिट भी बताता है कि इस लिमिट के अंदर माइनिंग करने में प्रॉफिट होगा। BESR मेनली इकोनॉमिक्स पर डिपेंड करता है, या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि सोलली इकोनॉमिक्स पर डिपेंड करता है, जिससे यह हर समय फ्लैक्चुएट करते रहता है। यहाँ ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो का फॉर्मूला दिया है जो कि क्लियरली शो करेगा कि कैसे BESR इकोनॉमिक में सोलली डिपेंड करता है। यहाँ जो भी प्राइस 1 टन कोल बेचने से मिलता है, इसमें से हम 1 टन कोल को निकालने के लिए जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट या माइनिंग कॉस्ट लगे उसको माइनस कर देते हैं और उसे 1 मीटर क्यूब बेस्ड को स्ट्रिप करने में जितना कॉस्ट लगता है उससे डिवाइड कर देते हैं, तो BESR हमें पता चल जाता है। BESR को हम SR मैक्स भी बोलते हैं क्योंकि यह मैक्सिमम अलाउएबल स्ट्रिपिंग रेशियो बताता है। इस फॉर्मूले में याद रखना है कि BESR में सेलिंग प्राइस मेन डिपेंड करता है। अगर इसमें थोड़ा भी चेंजेस आता है तो हमारा BESR चेंज हो जाएगा। अब हर साल कोल का सेलिंग प्राइस सेम नहीं रहता, जिस कारण BESR हमेशा फ्लैक्चुएट करते रहता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। बट किसी भी कंडीशन पर एक के नीचे नहीं आना चाहिए, नहीं तो माइन अनइकोनॉमिक माइन हो जाएगी। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। इस क्वेश्चन में एक फिजिबिलिटी स्टडी के अनुसार ओपन कास्ट के कुछ डेटा रिवील्ड हुए, जिसके अकॉर्डिंग सेल वैल्यू जो है पर टन वो ₹900 है एंड प्रोडक्शन कास्ट पर टन ऑफ ओर है वो 550 है। स्ट्रिपिंग कॉस्ट पर मीटर क्यूब ऑफ वेस्ट जो है ₹45 है। सो हमें अब ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो को फाइंड करना है। सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस से जब हम प्रोडक्शन कॉस्ट को माइनस करेंगे एंड स्ट्रिपिंग कॉस्ट से डिवाइड करेंगे, सो हमें ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो मिल जाएगा। सो यहाँ पे 900 रुपीज़ पर टन सेलिंग प्राइस है एंड 550 रुपीज़ पर टन जो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट है, यानी जो हम माइनिंग करने के लिए लगा रहे हैं कॉस्ट, एंड स्ट्रिपिंग कॉस्ट यानी ओवरबर्डन को हटाने का जो कॉस्ट लग रहा है वो 45 रुपीज़ पर मीटर क्यूब है। इससे हमने उसको डिवाइड किया। फाइनली हमारा आंसर 7.7 मीटर क्यूब पर टन आया। इसका मतलब यहाँ यह है कि 1 टन ओर को निकालने के लिए हमें 7.77 मीटर क्यूब OB को हटाना पड़ेगा। सो अगर मुझे 7.77 मीटर क्यूब से ज़्यादा OB निकालना पड़े 1 टन ओर के लिए, सो मेरी माइन अनइकोनॉमिक होगी, और अगर इससे कम निकालना पड़ रहा है तो मेरी माइन इकोनॉमिक होगी। माइन की इकोनॉमी BESR पर डिपेंड करती है और BESR ही माइन की अल्टीमेट पिट लिमिट डिसाइड करता है। नाउ पिट लिमिट क्या होती है? सो पिट लिमिट एक ऐसी लिमिट है जिस लिमिट के अंदर माइन प्रॉफिटेबल होती है और जिसे BESR से डिसाइड करते हैं। सो सपोज 7.77 मीटर क्यूब पर टन की एक पिट लिमिट बनानी है तो वो कुछ ऐसी दिखेगी। यानी इस रेड लाइन के अंदर का जो एरिया है, अगर हम वहाँ पे माइन करते हैं तो हमारी माइन प्रॉफिटेबल होगी, और अगर इस रेड लाइन पर हम कर रहे हैं काम तो ना तो हमें प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा, और अगर इस रेड लाइन के बाहर काम कर रहे हैं तो हमें लॉस होगा। अगेन हमने ISR जो कैलकुलेट किया था उसके बेसिस पे पिट लिमिट को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। नाउ सपोज कि BESR मैक्सिमम जो यहाँ पे है 2.5:1 है, यानी 1 टन ओर को निकालने के लिए मुझे 2.5 मीटर क्यूब ओवरबर्डन को हटाना पड़ेगा, और यहाँ तक ही फिजिबल है। सो इसकी अगर एक पिट लिमिट बताना चाहूँ तो कुछ ऐसी दिखेगी। ये रेड एरिया इंडिकेट कर रहा है कि इस पॉइंट में कहीं भी अगर मैं ओपन कास्ट कर रहा हूँ या फिर कहीं पे भी मैं एक्सकवेशन का काम कर रहा हूँ तो मुझे प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, यानी विद इन दिस लिमिट प्रॉफिट है। अगेन अगर मेरा BESR 3.0 होता तो मेरी लिमिट और बढ़ जाती। इन केस BESR 1.5:1 होता तो अल्टीमेट पिट लिमिट उसके ऊपर होती एंड 2.0, 2.5 एंड 3 में माइन अनइकोनॉमिक होती। ऊपर के कैलकुलेशन से हमें समझ में आया कि बेसिकली ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो को फाइंड करने के बाद इनडायरेक्टली हमें ISR फाइंड करना होगा। हर वक्त हमें वेस्ट अपॉन ओर का रेशियो पता चलते रहे, और इतना कॉम्प्लेक्स डेटा मेंटेन करना आसान नहीं है। इसलिए कंपनीज कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर का यूज करके ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो को अप टू डेट रखते हैं। सो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक बार जो BESR बन गया वो लास्ट पूरे माइन के लिए हमेशा जब तक लाइफ ऑफ माइन है तब तक वो सेम होगा। BESR एवरी सेकेंड चेंज हो सकता है, डिपेंड करता है सेल वैल्यू एंड मैनी अदर इकोनॉमिकल फैक्टर्स। आई होप मैं आपको सही से समझा पाया हूँ। अगर यह वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं, ताकि मुझे पता चले कि एक्चुअल में चीज़ें हेल्पफुल है या नहीं, या फिर मुझे कोई और तरीके से समझाना चाहिए।
नेक्स्ट वीडियो में हम इनसे रिलेटेड कैलकुलेशन करेंगे और वहाँ ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, इट्स मी नाउ साइनिंग ऑफ। आई विल कैच यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, सी यू सून।